चलिए वेलकम, स्वागत है सभी को। समान भूगोल में तापमान टॉपिक लेकर आए। तापमान का क्या परिभाषा है पहले समझिए। तापमान अभिप्राय, तापमान का परिभाषा किसी तत्व, कोई भी तत्व मतलब इतना चीज या कोई वस्तु, कौन सा वस्तु है, कॉपी किताब कलम ये सब जितनी भी वस्तु, या स्थान, कोई स्थान, यहाँ ले लो वहाँ ले लो वहाँ ले लो, स्थान के प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई बताए थे साल में। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हम तुमको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक वस्तु ले लेते हैं, ईटा, ठीक है, प्रति इकाई यहाँ लीटर बनाएंगे, सब प्रति इकाई को बताता है, ठीक है। प्रति इकाई आयतन में, आयतन प्रति इकाई घनत्व नहीं, प्रति इकाई घनाभ नहीं, प्रति इकाई वर्ग नहीं, प्रति इकाई शब्द भी, शब्द ध्यान रखना, पढ़ा हुआ गलत भी हो जाता है तो शब्द नहीं पढ़ोगे। प्रति इकाई आयतन में ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है, माप का प्रदर्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तापमान। क्लियर हो गया। तापमान को कैसे मापेंगे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री, डॉक्टर साहब आते हैं, अरे थर्मामीटर आता है, ऐसे से किए लगाइए, देखो उसके बाद कुछ देर के बाद इतना बुखार है, क्या प्रति इकाई, यहाँ लगाए, यहाँ से पूरा शरीर का पता चल जाता है कि यहाँ कितना तापमान है। पूरा शरीर में तो नहीं लगाते, एक ही जगह लगाते हैं, इसी से पूरा इस जो शरीर रूपी तत्व है इसका क्या आयतन निकाल लेते हैं, माप, तापमान। क्लियर हुआ। तो तापमान जब भी मापा जाएगा तो दोनों में, डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में, क्लियर है ना, दोनों में तापमान मापा जाता है, लिख देगा डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट। हाँ क्या बज रहा है, आजकल पानी का सूर्यताप एवं तापमान में क्या अंतर, सूर्यताप और तापमान में अंतर समझो। सूर्यताप या सूर्य से पहुंचने वाली ऊष्मा है, सूर्य से, या गर्मी का मान है। तापमान क्या है, गर्मी का मान, तो किसी प्रकार से वो हो जाए। अब यहाँ सूर्य नहीं है, पूरा एकदम रूम को बंद कर दे तो भी तापमान गर्मी लगेगा, तो समझ लेना कि ये तापमान होता है। सूर्य तप जो है, सूर्य से जो पहुंचता है ऊष्मा उसको सूर्य तप कहते हैं। तापमान किसको कहते हैं, वो गर्मी को मान को बताता है। अब सूर्य तप है जिसे कैलोरी में मापा जाता है। सूर्य तप से जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे कैसे मापेंगे, कैलोरी में। और तापमान को या ऊष्मा का माप है, तापमान किसका माप है, ऊष्मा का माप है, जिसे थर्मामीटर में रहता, थर्मामीटर। हाँ, जब वस्तु ऊष्मा धारण करती है तो तापमान क्या होगा, बढ़ जाता है। लेकिन तापमान जो ताप का क्या है, प्रभाव कहेगा रूम ये बंद भी किए हुए हैं, यहाँ पे सूर्य का रोशनी नहीं भी आ रहा है, तो यहाँ पे जो गर्मी है, यहाँ पे जो तापमान, ये माना जाएगा कि सूर्य का ही प्रभाव है। ये क्या है, सूर्य का ही प्रभाव है ना। अगर सूर्य ना रहे, पूरा बादल रहता है तो रूम ठंडा लगेगा, लगता है ना। जब पूरा धूप होने लगे तो यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं भी आ रहा तो तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तापमान सूर्यताप का क्या है, प्रभाव है। अधिक ऊष्मा ना होते हुए किसी पदार्थ का तापमान क्या होगा, अधिक होगा। सूर्य शब्द में क्या है, अधिक ऊष्मा ना होते हुए भी किसी पदार्थ का तापमान अधिक होता है। तापमान में कम तापमान होते हुए भी किसी पदार्थ का में अधिक ऊष्मा का, तापमान होते हुए भी किसी पदार्थ में अधिक ऊष्मा हो सकता है, ये अंतर है। तापमान होते हुए भी किसी पदार्थ में अधिक ऊष्मा हो सकता है, यहाँ तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं, तापमान है तो अधिक ऊष्मा होबे करेगा। इसमें क्या समझना है, तापमान समझना यहाँ है कि अधिक ऊष्मा नहीं भी है तो भी किसी पदार्थ का तापमान अधिक हो सकता है, ऊंचा हो सकता है। ये ताप और तापमान में अंतर, ये एग्जाम में आपसे पूछेगा। चलिए इसको लिखिए।
तुम्हारा घर, ठीक है, को प्रभावित करने वाला कारक। तापमान को, वायु के तापमान को प्रभावित करने वाला कौन कौन कारक है? तापमान वितरण को नियंत्रित करने वाला कारक, ठीक है। उसमें पहला है अक्षांश रेखा का प्रभाव। अक्षांश रेखा भी तापमान को प्रभावित करता है, ध्यान रखना। अगर किसी स्थान पर एक अक्षांश रेखा पर जितना स्थान होगा सबका तापमान क्या होगा? एक होगा। एक अक्षांश पे अगर जो भी होगा, जैसे मान लीजिए कि अक्षांश रेखा कैसे होता है, ऐसे होता है, ये है ना दशांतर ऐसे। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो भी स्थान होगा, चाहे पानी हो चाहे स्थल हो, सबका तापमान एक समान होगा। लेकिन एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? एक अक्षांश रेखा, जैसे तुम लोग एक अक्षांश रेखा पे स्थित हो, तो तुम लोग सबका तापमान एक समान होगा। मापो का मीटर से इधर सबका तापमान एक समान होगा, इसका थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो एक अक्षांश रेखा पे कोई भी चीज है, चाहे जल भाग हो चाहे स्थल भाग हो, घर हो मकान हो कुछ भी हो, फलना शहर हो चिल्ला शहर हो, सबका तापमान एक होगा, ठीक है। लेकिन जब भी अक्षांश से हम दूसरे अक्षांश के बीच में जाएंगे तो तापमान में क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पर सभी जगह एक समान सूर्यताप की प्राप्ति नहीं होती है। इसका क्या कारण है? अक्षांश रेखा का प्रभाव है। अक्षांश रेखा का भिन्न यहाँ बढ़े यहाँ बढ़े। पृथ्वी पर सभी जगह एक समान तापमान नहीं होता। पृथ्वी मतलब सिर्फ भारत को नहीं, दुनिया को पृथ्वी नहीं है। तो भारत मान लीजिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, कोई है उपोष्ण कटिबंधीय में, कोई शीतोष्ण में है, तो तापमान में अंतर नहीं होगा। लेकिन एक अक्षांश रेखा पे एक कटिबंध में फिर अंतर नहीं होगा, ठीक है, तापमान में। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ? तो पृथ्वी पर सभी जगह एक समान सूर्यताप की प्राप्ति नहीं होती है। उच्च अक्षांश में ऊष्मा की प्राप्ति कम क्यों होता है? उच्च अक्षांश में हम जाएंगे तो ऊष्मा की प्राप्ति उच्च अक्षांश में जब भी हम लोग जाएंगे, भूमध्य रेखा निम्न अक्षांश पे है कि उच्च अक्षांश पे है? निम्न अक्षांश पे, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उच्च अक्षांश ऊपर 0 से 10 उच्च हो गया, 0 की तुलना में 10 से 20, तो 20 की तुलना में 10 क्या हुआ? निम्न हो गया, और 20 क्या हुआ? उच्च। तो उच्च अक्षांश में ऊष्मा की प्राप्ति कम होने का क्या कारण है? तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर सौर विकिरण क्या होता है? हमेशा तिरछा हो जाता है। जैसे समझो, अब लेते हैं ये ग्लोब है, यहाँ पे लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है। ये हुआ निम्न अक्षांश, ठीक है। जो ही इधर बढ़ोगे चाहे इधर बढ़ोगे तो क्या कहलाएगा? उच्च अक्षांश कहलाएगा ना। तो यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे सूर्य का किरण खड़ा होता है, निम्न अक्षांश पे खड़ा, यानी सीधा। जो ही उच्च अक्षांश इधर बढ़ोगे तो सूर्य की किरणें कैसे हो जाएगा? तिरछा। क्या होगा? अब क्लियर हुआ? समझ में आया? हाँ, क्या कह रहा? उच्च अक्षांश में ऊष्मा की प्राप्ति कम होने का क्या कारण है? क्योंकि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर हम जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी होते जाती है। और 0 डिग्री यानी विषुवत पे, और विषुवत पे यहाँ से 5 डिग्री से 10 डिग्री लगभग माना गया है कि दोनों पट्टी को भूमध्य रेखा कहते हैं। पढ़ाए थे ना भूमध्य रेखा, तो ये उनको ध्यान रखना होगा। तो तिरछेपन में जितना वृद्धि होगा उच्च अक्षांश की ओर जाने में, उतना ही उच्च अक्षांश में ऊष्मा क्या होते जाएगा? कम या अधिक होगा? कम होगा। अब निम्न अक्षांश में सूर्यताप प्राप्ति का क्या कारण है?
क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछेपन में कमी रहती है, मतलब खरा या सीधा रहता है। निम्न अक्षांश में सूर्य तत्व प्राप्ति का, सूर्य तत्व की अधिक प्राप्ति का क्या कारण है? निम्न अक्षांश में सूर्य तत्व प्राप्ति का अधिक सूर्य तत्व प्राप्त हुआ, इसका मुख्य कारण क्या है? कम तिरछा, मतलब खरा, सूर्य की किरणें सीधा हो जाता खरा। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो अब समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता, उत्तुंगता का मतलब उत्तुंगता का मतलब क्या? जैसे कहते हैं क्या, वहां बताएंगे। ठीक है, बता रही हो। ये भारत है ना? ये क्या है? समुद्र है। ये सब जल भाग है ना? ये सब जल भाग है। तारा के समुद्र तल से उस स्थान को उत्तुंगता, समुद्र से यहाँ तापमान कैसा है? तापमान कैसा, मौसम कैसा, फिर यहाँ किनारवा में, फिर इन्हें बढ़े बीच में, फिर यहाँ आए, यहाँ पर तापमान कैसा है, मौसम कैसा है, वायुमंडल का दशा कैसा है, उसको एक शब्द में उत्तुंगता। समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता निकालना, मतलब यहाँ पे वायुमंडल कैसा है, तापमान की स्थिति कैसा है, मौसम का स्थिति कैसा है। आप समझ में आया उत्तुंगता? हाँ, क्या जाते हैं? हाँ, उत्तुंगता आप समझो। पार्थिव विकिरण के कारण, पार्थिव विकिरण मतलब पृथ्वी से जो विकिरण, पृथ्वी से भी विकिरण निकलता है, कैसा, लघु या दीर्घ? दीर्घ। ठीक है, पार्थिव विकिरण के कारण यानी दीर्घ तरंग है। वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है? हमेशा गर्म होता है, नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। परिणाम क्या होता है? उत्तुंगता के बढ़ने के साथ साथ तापमान के घटने की दर को समान ह्रास दर करते हैं। जब भी वायुमंडल नीचे से ऊपर गर्म होगा तो गर्म होगा तो तापमान क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? हाँ, घटते जाएगा। पता है कितना डिग्री पे बताए थे? हाँ, ठीक है। वायुमंडल यहाँ ध्यान रखना, वायुमंडल नीचे से ऊपर क्या होता है? गर्म होता है, नीचे से ऊपर। तो तापमान ऊपर बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा? घटते जाएगा। सबसे अधिक तापमान कहाँ होता है? धरातल। ठीक है, यहाँ तक जब तापमान घटते जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तापमान घटने की दर को क्या कहते हैं? समान ह्रास दर कहा जाता है। समान तापमान का समान ह्रास दर किसको कहते हैं? ह्रास दर। तापमान ऊपर की ओर घटने की प्रक्रिया। आप समझो, यहाँ समझाइए। समुद्र तल से ऊंचाई जाने पर प्रति 165 मीटर पर कितना तापमान में कमी होगा? यहाँ से यहाँ ऊंचाई भागा लद्दाख चल जाओगे तो प्रति 165 मीटर पर कितना घटेगा? तो यहाँ से लद्दाख की दूरी कितना है उतना निकाल लो, उतना घट जाएगा तापमान। क्लियर हुआ? कैलकुलेशन पूछेगा तो। समुद्र तल से स्थल भाग, समझो, समुद्र तल से स्थल भाग, अगर स्थल भाग निकट अधिक है, ये अधिक है, निकट है ना, तो तापमान यहाँ क्या होगा? अधिक होगा। अगर स्थल भाग दूर है, समुद्र से स्थल भाग दूर है, तो तापमान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, मैदान बनाम पर्वत, मैदान में तापमान क्या होता है? पर्वत पर कम होता है। क्या चीज? क्या चीज? ये अगर स्थल भाग निकट अधिक होगा तो तापमान क्या होगा? कम होगा।
ठीक तो है। अरे तुम वो वाला कॉन्सेप्ट पर जा रहे हो क्या? यहाँ ऊंचाई ये कह रहा है क्या? ये समतलीय भाग को नहीं, ऊंचाई भाग को बता रहा है। क्या है कि जितना तुम ऊंचा जाओगे समुद्र तल से, तो तापमान में क्या होगा? कमी होगा। तो समुद्र के पास जो है स्थल, ये समुद्र है, यहाँ स्थल है, यहाँ पर ऊंचाई पर तापमान अधिक होगा कि कम होगा? वही तो बात लिखे हैं। तुम वो वाला भारत के भूगोल पढ़ा रहे थे दोनों। अगर स्थल भाग दूर है समुद्र तल से, तो ऊंचाई के आधार पर तापमान क्या हो जाएगा? कम होगा ना। तुम ये समतलीय भाग वाला कह रहा था, वो यहाँ है। देखो तो तुम दोनों दिमाग लगा रही हो ना। यहाँ मैदान बनाम पर्वत, अधिक तापमान होगा कहाँ पे? मैदान में। पर्वत पर, क्योंकि समुद्र से पर्वत अधिक ऊंचा, मैदान की तुलना में तापमान कम हो जाएगा ना। मेरा भी कॉन्सेप्ट खराब है। यहाँ ऊंचाई को बता रहा है, ये वाला मत समझना। आप जो तुम दोनों दिमाग लगा रहे यहाँ, आप समझो समुद्र से दूरी स्थल भाग अगर निकट होगा तो समकालीन प्रभाव क्या होगा? अधिक होगा। मतलब समकालीन प्रभाव का मतलब होता है ठंडा और गर्म का कोई पता नहीं चलेगा कि समुद्र किनारे ठंडा है या गर्म है। ये है यानी तापमान क्या है? मतलब तापमान में कम विषमता, तापमान में कम विषमता, मतलब ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। अब दूर होगा, समुद्र से स्थल भाग दूर होगा, तो समकालीन प्रभाव क्या हो जाएगा? समकालीन प्रभाव कम या नहीं। तब क्या होगा? तापीय विषमता, मतलब यहाँ ज्यादा ठंडा तो यहाँ पे खूब गर्मी। तुम दोनों दिमाग लगा रहे थे, ये ऊंचाई को, ये तुम्हारा ऊर्ध्वाधर को बताता है। कौन? ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे होता है, ये तुमको बताता है तापमान का क्षैतिज वितरण। तापमान के क्षैतिज वितरण को भी समुद्र प्रभावित करता है, तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण को भी समुद्र तल प्रभावित करता है। यहाँ समुद्र तल है, यहाँ समुद्र से दूरी है। तल से मतलब सबसे निचला भाग को पढ़ लेंगे। हम सब क्लियर होगा? चलो अच्छा है कि तुम दोनों कुछ नहीं, तब इतना काफी हो दिए। तो डंडी मार के, डंडी मतलब हल्का सा कि हाँ समझ गया सर। चलो, समुद्र से स्थल भाग की दूरी बढ़ने पर दैनिक तथा वार्षिक तापमान क्या होगा? बढ़ जाता है। अच्छा कि दोनों पूछिए, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। नहीं अभी तो हम समझा पाए, नहीं तो ठीक है। तुम लोग भी कहते हाँ समझ गए सर, इसे को हाँ ठीक है। चलो देखो इसको, चलिए अब आगे चौथा देखते हैं। समझना है वायु सांतति एवं महासागरीय धारा। देखो महासागरीय धाराएं को इसी से समझ जाना है कि कौन महासागरीय धाराएं कहाँ चलती है, जलधारा। लेकिन कौन गर्म है कौन ठंडा है तुम अपने निकाल लोगे आज पढ़ने से। इसे रखना पड़ता है, ये गर्म ये ठंडा, ये गर्म ठंडा। लेकिन तुमको सिर्फ अब नाम याद रखना होगा, ऐसे पता लगा लो कहाँ पे है। जैसे समझो पहले वायु सांतति से प्रभावित स्थान, गर्म उष्ण पोषण क्षेत्र यानी उष्णकटिबंधीय इलाके। उष्ण पोषण कटिबंधीय क्षेत्र में तापमान, वायु का तापमान क्या होता है? अधिक होता है। ठंडी क्षेत्र में पहले ही बता दिए हैं, इसमें क्या समझना। महासागरीय जलधाराएं, गर्म पोषण, उस जलधाराएं कैसा होगा? तापमान अधिक होगा। ठंडी क्षेत्र में उस जलधारा का तापमान क्या होगा? तो जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, जो हिंद महासागर में जलधाराएं होगा, वो क्या होगा? हमेशा गर्म नहीं होगा। और का उष्ण पोषण गर्मिया हो गया, ठीक है। शीतोष्ण मतलब ठंडी, ठीक है।
गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं के प्रभाव से उत्तरी अमेरिका पूर्वी तट अपने अक्षांशीय स्थिति की अपेक्षा अधिक क्या होता है? इसका मतलब है कि गल्फ स्ट्रीम धाराएं गर्म है या ठंडा? क्लियर हो गया ना? गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं के प्रभाव से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट अपने अक्षांशीय स्थिति की अपेक्षा क्या करता है? अधिक उष्ण होता है। अब अस्थानीय कार्य वनस्पति जंगल झाड़ियां वनस्पति क्या करता है? तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को अवशोषित कर पार्थिव विकिरण के प्रभाव को क्या कर देता है? कम कर देता है। कौन? वनस्पति। मिट्टी बलुई मिट्टी की अपेक्षा काली, पीली तथा चिकनी मिट्टी अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित कौन करता है? काली, पीली और चिकनी मिट्टी। बलुई मिट्टी कम करता है और काली, पीली तथा चिकनी मिट्टी अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। क्लियर है ना यहाँ पे? और वनस्पति जो है, वनस्पति स्वाभाविक है, ये जंगल का पत्ता है, ये पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है, और यहाँ सूर्य है, तो यहाँ पे पहले पत्ता पे पड़ेगा ना, तो पत्ता पे पड़ेगा तो यहाँ धरातल है, यहाँ पे कभी क्या होगा? कम गर्म होगा? नहीं होगा? छां आ गया। छां जब आ गया इसका मतलब है कि इधर से जो जब कम गर्म होगा पृथ्वी तो कम पार्थिव विकिरण निकलेगा कि नहीं? तो क्या करता है? वनस्पति आवरण में सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को अवशोषित कर पार्थिव विकिरण के प्रभाव को क्या कर देता है? कम कर देता है। चलो इसको लिखो। चलिए हम तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक पढ़ लिए। अब तापमान का वितरण कैसे कैसे होता है, किधर किधर तापमान रहता है? ये पृथ्वी कटिबंध को ही पृथ्वी मान लेते हैं, ग्लोब है, पृथ्वी। तो पृथ्वी पे तापमान लगभग भी होता है नीचे से ऊपर बढ़ने पे घटता है, क्षैतिज होता है, ठीक है, पृथ्वी पर। अब ये कटिबंध है, अगर ये कटिबंध पर जो भी स्थित है, जल क्षेत्र स्थल क्षेत्र तो ये चीजें ना कटिबंध पे पूरा देश है, घर मकान है और सागर है, समुद्र है, महासागर है। तो जल क्षेत्र के तापमान को हम जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हमेशा समताप रेखाएं ये अक्षांश रेखाएं का क्या होता है? समानांतर ही होता है, ठीक है। इसी पे कटिबंध में स्थल क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? प्रादेशिक वितरण। प्रादेशिक वितरण का मतलब होता है देश, एक देश दूसरे देश के बीच में तापमान में क्या अंतर, क्या पाया जाता है? तो इस कटिबंध पर जितना देश होगा सबका तापमान लगभग औसतन एक ही होगा, इस पे जो होगा उसका औसतन एक ही होगा। क्लियर है? और इधर से इधर बढ़ेंगे तो तापमान में वृद्धि होगा कि घटेगा? घटेगा। चाहे इधर बढ़ेंगे नीचे तो भी घटेगा। यहाँ पे कटिबंध पे नीचे का मतलब ऊपर ही हुआ, इधर भी ऊपर और इधर भी ऊपर, क्योंकि इधर क्या है? ध्रुव है। इधर क्या है? इधर उत्तरी ध्रुव, इधर अगर हम विषुवत रेखा भूमध्य सागर पट्टी से हम दक्षिणी ध्रुव में भी जाएंगे तो तापमान घटेगा, और इधर हम उत्तरी ध्रुव में भी जाएंगे तो तापमान घटेगा। तो यही है तापमान का वितरण कैसे कैसे। तो पहला लंबा वितरण, क्षैतिज वितरण, समताप रेखाएं। समताप रेखाएं मतलब हम समुद्र तल या सागर क्षेत्र को जो तापमान वितरण पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? समताप रेखाएं कहते हैं। समताप रेखाएं सागर तल को, जल भाग के तापमान को बताता है। कटिबंध प्रदेश हमेशा स्थल भाग के बताता है, और ये लंबवत वितरण वायुमंडल के ये वायुमंडल के वितरण को बताता है, वायुमंडल के, ठीक है। ये भी किसको बताता है? वायुमंडल के। समताप रेखाएं किसका तापमान वितरण को बताता है? सागर यानी जल क्षेत्र के। और ये कटिबंध प्रदेश या प्रादेशिक वितरण किसका तापमान को बताता है? वितरण का, देश का। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट पे बात? कि नहीं हुआ? हाँ, चलो लिखो। समता
लंबवत वितरण समझिए, लंबवत वितरण वायुमंडल में, समझ लीजिए, वायुमंडल में धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या होता है हमेशा? तापमान में गिरावट। ऊंचाई नीचे से ऊपर जाओगे, धरातल मतलब पृथ्वी, धरातल मतलब पृथ्वी या धरातल, धरातल बोलेंगे तो समझ आना पृथ्वी। पृथ्वी से ऊपर जाने पर क्या आता है? गिरावट। तापमान का समान ह्रास दर, तापमान का समान ह्रास दर क्या है? तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान का क्या कितना पतन होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस। 1 किलोमीटर ऊंचाई जाओगे, तापमान का पतन मतलब गिरावट कितना होता है? उसको क्या कहते हैं? तापमान का ह्रास दर। क्लियर हो गया? क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल सबसे निचला भाग क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में धरती से लेकर यानी 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर तक तापमान दर में सबसे अधिक विचलनशीलता होता है। पूछेगा कि तापमान दर में सबसे अधिक विचलनशीलता होता है क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग, क्षोभ मंडल के निचली भाग, क्या मानोगे? निचली भाग। कुछ नहीं, अंतम दिशा पर रही हो। जब लिख दिया 1.5 से 2 किलोमीटर क्षोभ मंडल का निचवा से, तब क्षोभ मंडल का, क्षोभ मंडल का निचली भाग में, या एक शब्द में देगा समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, तो क्षोभ मंडल मार देना। लेकिन क्षोभ मंडल में क्वेश्चन को क्या करेगा? कॉन्सेप्ट कर देगा। क्षोभ मंडल के निचली भाग, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग, तो क्या मारोगे? क्षोभ मंडल के निचली भाग में तापमान दर में सबसे अधिक विचलनशीलता होता है। विचलन का मतलब कहीं अधिक, कहीं कम, कहीं अधिक, तो निचुओं में विचलनशीलता। जैसे तुम तापमान का ह्रास या पतन दर, तापमान का ह्रास या पतन दर ग्रीष्म काल में, शरद काल में, दोनों की तुलना करो। ये ऊंची और निम्न मतलब काल, ये ऋतु में तुलना करना, तो तापमान का पतन दर, ह्रास दर या कमी दर ग्रीष्म काल में ऊंची होती है और शरद काल में निम्न होता है तुलना में। दिन में ऊंची और रात में निम्न होता है। रात में तापमान का जो पतन है कभी निम्न होता है। ऐसा नहीं कि रात में ठंडा लगे तो ज्यादा पतन दर, ऐसा नहीं है, दिन में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो तुम लोग जो अनुमान लगाओगे उसका उल्टा उत्तर होगा। तो तापमान का ह्रास दर या पतन दर या गिरावट, गिरावट भी कहते हैं, ग्रीष्म काल में अधिक होता है और शरद काल में कम होता है, क्योंकि शरद काल में तो लंबे समय तक ठंडा रहेगा और गर्मी में आज एकाएक गर्म पूरा हो गया, कल हो सकता है ठंडा हो गया। थोड़ा सा इसकी तुलना, गर्मी में पतन दर तापमान का क्या है? गिरावट ज्यादा। दिन और रात में कम और दिन में ऊंचा। अब धरातल से निष्कासित दीर्घ तरंग विकिरण, धरातल से निकलता है, प्राथमिक विकिरण करता है। वायुमंडल को क्या देता है? वायुमंडल को उष्मा किससे प्राप्त होता है? धरातल के प्राथमिक विकिरण से निष्कासित दीर्घ तरंगे। क्लियर है ना? उत्सर्जित उष्मा जो निकलता है वायुमंडल को जो प्राप्त होता है, वह जो उष्मा उत्सर्जित होता है ऊंचाई के साथ बढ़ने पर क्या होता है? कम होता है। कौन सा कम होता है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में जाते रहता है जो उष्मा, कौन सा है? सौर विकिरण का लघु तरंग नहीं। सौर विकिरण से जो लघु तरंग प्राप्त हुआ धरातल को, यहाँ से जो निकला दीर्घ तरंग जिसको प्राथमिक विकिरण कहते हैं, वही वायुमंडल में जाता है, जो ऊंचाई के साथ बढ़ने पर क्या हो जाता है? कम होता है। इतना समझाया अपना काम है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ तापमान में कमी या घटोतरी का क्या कारण है? यानी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर बढ़ोगे तो तापमान में कमी या घटोतरी का क्या कारण है? पहला वायुमंडल, तीनों वायुमंडल ही है। पहला सब निचला भाग अधिक गर्म, वायुमंडल का निचला भाग अधिक गर्म क्यों? और ऊपरी भाग में बढ़ने पर तापमान में कमी क्यों? क्या कारण? तो देख लो, धरातल से संपर्क होना, सूर्यताप का अवशोषण धरातल द्वारा होना, इसलिए गर्म होता है। अब ऊपर बढ़ने पर ठंडा क्यों होता है? तो संवहनीय तरंगों के माध्यम से उष्मा ऊपर की ओर हस्तांतरित होता है। पहले समझो, सूर्य से हम पृथ्वी क्या कैसा तरंगे प्राप्त करता है? लघु तरंगे जो है
जब धरातल पे आता है तो फिर रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाता है, उसको पार्थिव विकिरण या दीर्घ तरंग कहते हैं। तो ऊपर जाता है तो उसको कैसा प्रवाह कहते हैं? संवहनीय तरंगे प्रवाह, संवहनीय तरंग उसी बोलते हैं संवहनीय तरंग। कंफ्यूजन नहीं होना, पार्थिव विकिरण, दीर्घ तरंगे, संवहनीय तरंगे तीनों एक ही है। तो उसी के माध्यम से ऊष्मा क्या हो जाता है? ऊपर हस्तांतरित होता है। ऊष्मा हस्तांतरित होता है दीर्घ तरंगे से या पार्थिव तरंगे से, किस माध्यम से? संवहनीय तरंगों से। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? वायुमंडल में तापमान हस्तांतरित होता है पार्थिव विकिरण से दीर्घ तरंगे से। तापमान हस्तांतरित होता है पार्थिव विकिरण से दीर्घ तरंगे से। वायुमंडल में ऊष्मा हस्तांतरित होता है सौर विकिरण के द्वारा, सौर विकिरण के संवहनीय तरंगे से। ऊष्मा जब शब्द लग जाएगा तो ये ऑप्शन है कि नहीं? अगर ये ऑप्शन नहीं है तब तो मानिए तो पार्थिव विकिरण या दीर्घ तरंगे। लेकिन अगर ये ऑप्शन है तो ये मारना है। कब? जब ये शब्द रहे तब ऊष्मा का, जब तापमान शब्द रहे कि वायुमंडल में तापमान प्रभावित होता है, तब ये भी ऑप्शन में रहेगा तो इसको नहीं मारना। तब क्या मारोगे? पार्थिव विकिरण या दीर्घ तरंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये मुख्य चीज बता रहा है, जहाँ जानते हुए भी गलती कर देते हैं। चलो, वायुमंडल इधर हो गया। वायुमंडल के निचले भाग गर्म, वायुमंडल के निचले भाग फिर अधिक गर्म। देखो हर जगह अधिक गर्म, ऊपरी भाग कम। कई कारण है, यहाँ भी कारण बता है, यहाँ भी कारण बता है। निचले भाग अधिक गर्म क्यों? तो वायु का निचले भाग में घनत्व अधिक होता है। वायु संघनन होता है कोच के। संघनन मतलब होता है सटल सटल, जैसे लगा हुआ है सट जाओ संघनन और थोड़ा दूर हो जाओ तो विरल। क्लियर हो गया? संघनन में तो निचले भाग अधिक गर्म क्यों? क्योंकि वायु का घनत्व अधिक, मतलब वायु का संघनन अधिक, वायु का संघनन अधिक। यह संघनन की बात। आर्द्रता पाया जाता है, ऊष्मा ग्रहण करने का क्षमता। आर्द्रता मतलब थोड़ा ठंडा, ठंडा होगा तभी गर्म होगा। ठीक है? गर्म में गर्म डालोगा तो नहीं होगा गर्म, पता है कि नहीं? ठंडा, आर्द्रता का मतलब था थोड़ा ठंडा होना। इसका टर्म या बात ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता अधिक होता है निचले भाग को। क्लियर है ना? अब ऊपरी भाग कम गर्म क्यों? उल्टा कर दो, वायु का घनत्व यहाँ अधिक, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ संघनन, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आर्द्रता पाया जाना, तो यहाँ आर्द्रता का अभाव, ऊष्मा का ग्रहण कम ऊपरी भाग। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर वायुमंडल को देखें, निचले भाग अधिक गर्म क्यों? ऊपरी भाग गर्म कम क्यों? देखिए हर जगह देखा इतना ऑप्शन रहेगा। 2 3 मतलब निचला भाग को अधिक गर्म में क्या ऑप्शन? 2 4 2 6 और 6 3 9 गो में कोई एगो है कि नहीं? 2 गो है कि नहीं? और ठंडा में 1 4 5 5 3 8। क्लियर है ना? कोई भी दे सकता, इसको तोड़ दिए हैं। हम चाहते थे कि एक ही जगह लिखते हैं वायुमंडल का अधिक गर्म, इसको उतारते इसको उतारते, लेकिन समझाने का प्रयास करें, तुलना कराते ताकि तुलना आसान हो जाए। वायुमंडल का निचले भाग अधिक गर्म क्यों? सांद्रता अधिक, सांद्रता अधिक। किसका सांद्रता अधिक? धूल कण का, जलवाष्प का, गैसों का। निचले भाग में धूल कण, जलवाष्प और गैसों का सांद्रता अधिक पाया जाता है, इसलिए निचला भाग अधिक गर्म होता है। ऊपरी भाग में धूल कण, जल और गैसों का सांद्रता कम पाया जाता है, इसलिए नीचे से ऊपर जाने पर हम क्या पाए जाते हैं? गर्म या ठंडा? ठंडा, यानी गर्म में कमी होना। क्लियर है ना? तो चलिए लिखिए, चलिए अब हम लोग तापमान का लंबवत वितरण देख लिए, अब क्षैतिज वितरण देखते हैं। यानी तापमान का लंबवत वितरण हमने देख लिया, क्षैतिज वितरण। क्षैतिज का मतलब जानते हो ना कैसे होता है? हाँ, ऐसे लंबवत, ऐसे उदाहरण इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। बता दोगे उसको? ठीक है, तापमान का क्षैतिज वितरण में देखते हैं। तापमान परिभाषा, तापमान का क्षांकीय विस्तार।
0 डिग्री उत्तरी अक्षांश 0 तापमान का अक्षांश से विस्तार से समझ 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या है? 0 डिग्री से 10 डिग्री तक इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर विषुवत रेखा है। विषुवत वृत्त रेखा 0 डिग्री पे आ जाएगा, लेकिन विषुवत रेखीय तब आ जाएगा 0 से 10। उसी में 0 से 5 भूमध्यसागरीय पट्टी है दोनों तरफ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री 0 से 10 डिग्री के विषुवत रेखा यहाँ समान ताप का मेखला बनता है। जनरली हो जाए समान ताप का मेखला कहाँ बनता है? विषुवत रेखा पे 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापक्रम पूछेगा। पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ होता है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। यहाँ अधिकतम तापमान का मेखला बनता है। अधिकतम तापमान होगा तो अधिकतम तापमान का मेखला बनेगा। यहाँ पे आ गई समान रूप से तापमान। भूमध्य रेखा पर क्या होता है? हमेशा तापमान उच्च होता है और ध्रुवों की ओर यानी उससे निम्न की ओर जाएंगे तापमान। ठीक है, अब आप तापमान की तीव्रता घटता है निम्न अक्षांश से। निम्न अक्षांश क्या है? भूमध्य रेखा को निम्न अक्षांश कहते हैं। ध्रुव की ओर जाएंगे तो उच्च अक्षांश होगा। तो तापमान की तीव्रता जो घटता है हमेशा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर। ताप प्रवणता किसको कहते हैं? तापमान की घटने की दर। जब तापमान की घटने की दर को क्या कहते हैं? ताप प्रवणता। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब तापमान का आदर्श स्थिति और तापमान का विशेष स्थिति। तापमान ध्रुवों पर क्या होता है? हमेशा कम तापमान। भूमध्य रेखा पर अधिक तापमान। अगर ऑप्शन में भूमध्य रेखा भी है, कर्क एवं मकर रेखा भी है, तब क्या मारोगे? कर्क एवं मकर रेखा मारोगे। क्योंकि देखो अगर ये ऑप्शन में नहीं है कर्क एवं मकर रेखा, तब भूमध्य रेखा मारना है। भूमध्य रेखा पर अधिक तापमान। इसका कारण पूछेगा कि भूमध्य रेखा पर अधिक तापमान होता है, इसका क्या कारण है? पहला कारण है कि भूमध्य रेखा पर आकाश में बादल पाया जाता है। ठीक है, बादल आकाश साफ होता है तो तापमान कम होता है, देखते हैं ठंडा लगता है रात को। लेकिन अगर रात को आकाश में बादल हो तो गर्म लगेगा। कभी अनुभव किया है? तो भूमध्य रेखा के समीप के भागों के आकाश में क्या होता है? बादल की अधिकता होती है। भूमध्य रेखा पर कैसा वर्षा होता है? संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा कहाँ होता है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखीय पट्टी या भूमध्य रेखीय पट्टी की बात हुआ। तो संवहनीय वर्षा होता है और भूमध्य रेखा पर आकाश में बादल पाया जाता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है। लेकिन कर्क रेखा पर अगर तुलना करें भूमध्य रेखा से कर्क रेखा पर और एवं मकर रेखा पर, तो यहाँ पर अधिक तापमान हो जाएगा। आप देखिए लिख दिए से अधिक, लिखे ना, तीन डलेगा। तापमान की विशेष स्थिति अयन बढ़ती रेखा। अयन बढ़ती रेखा किसको कहते हैं? कर्क एवं मकर रेखा को अयन बढ़ती रेखा भी कहते हैं। अगर कर्क एवं मकर रेखा ऑप्शन में नहीं है और अयन बढ़ती रेखा ऑप्शन में है, तो समझ जाना है कि कर्क एवं मकर रेखा की बात कर रहा है। तो अयन बढ़ती रेखा, कर्क एवं मकर रेखा को अयन बढ़ती रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से कर्क एवं मकर रेखा पर अधिक तापमान होता है। इसकी तुलना करेंगे तो ऑप्शन में ही नहीं रहेगा तब ये मारेंगे। क्लियर सुधार? अगर दोनों है तब अयन बढ़ती रेखा। अब कर्क एवं मकर रेखा पर अधिक तापमान रहने का क्या कारण है? क्यों? तो बादल कम तथा आकाश खुला एवं साफ। संवहनीय वर्षा नहीं, सूर्य की उष्मा आवाज गति से प्राप्त होता है। जब बादलें नहीं है तो सूर्य की उष्मा ने तेजी से आएगा, तब क्लियर कट आएगा। सुनेगा क्लियर कट। यहाँ न्यूनतम क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। यहाँ क्या होता है? अधिकतम वाष्पीकरण। ठीक है, यहाँ वायु को उतरने से हवा क्या होती है? गर्म होती है। कहाँ? कर्क एवं मकर रेखा पर। यहाँ उच्च दाब के कारण प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होती है।
चक्रवातीय दशा है। प्रति चक्रवातीय दशा क्यों उत्पन्न होता है? तो वायु दाब उच्च वायु दाब के कारण, उच्च वायु दाब से निम्न की ओर जाएंगे तो प्रति चक्रवात, निम्न से उच्च की ओर आएंगे तो चक्रवात। क्लियर है? तो आगे हम पढ़ाएंगे। चलिए लिखिए इसको। समताप रेखाएं, अगला हम लोग देखते हैं तापमान का वितरण समताप रेखाएं मतलब समताप रेखाएं किसको कहते हैं समझ लो पहले। समताप रेखाएं किसको कहते हैं? ये डिग्री विस्पत है या अक्षांश रेखा है, इसको समझना। ये सागर है, पानी है। एक सागर तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? एक सागर तल पे, स्थल नहीं। समताप रेखा जो है सागर तल के तापमान को बताता है, मतलब स्थल भाग के तापमान को नहीं बताता। क्लियर हो गया? तो सागर तल पे, समुद्र तल पे एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान ए लिए, स्थान बी लिए, B1 है, स्थान ए से स्थान बी को मिलाने वाली तापीय रेखा वो समताप रेखा कहते हैं। समताप रेखा हमेशा अक्षांश रेखा के क्या होगा? समानांतर होगा। समताप रेखा हमेशा पूरब से इधर खिंचाएगा पश्चिम की ओर। समताप रेखा हमेशा पूरब से पश्चिम, इधर बी करो इधर ए करो, उल्टा हो गया। ठीक है? आप समझो, समताप रेखा हमेशा सीधी होती है ना, अक्षांश रेखा के क्या है? सीधी होती है। समताप रेखा कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। आप समझो, 0 डिग्री उत्तर, उत्तरी गोलार्ध इधर जाएंगे, इधर दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है और जल भाग, जब किसी क्षेत्र में भूमि अधिक हो और जल कम हो तो तापमान की क्या होगा? विषमता। जिस क्षेत्र में जल अधिक हो और स्थल भूमि कम हो तो तापमान की विषमता कम होगा उसकी तुलना में। क्लियर है? दूसरी बात है, जिधर जल भाग अधिक होगा तापमान की विषमता कम होगा, वहां पे समताप रेखाएं कम मुड़ेगा। और जहां पे तापमान की विषमता अधिक होगी, जल भाग कम होगा, वहां पे समताप रेखाएं अधिक मुड़ेगा। यद्यपि समताप रेखा सीधी होती है लेकिन उत्तरी गोलार्ध में अधिक मुड़ी होती है। इसका कारण है जल भाग कम होना, दूसरा मतलब तापमान की विषमता अधिक। समताप रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम मुड़ा होना, इसका मतलब है कम मुड़ा हुआ इसलिए होता है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है, तापमान विषमता इसकी तुलना में क्या है? इसकी तुलना में कम है, अगर तुलना करेंगे तो। क्लियर है? तो ये था समताप रेखाएं। समताप रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। वो हमेशा अक्षांश के रेखा के समानांतर सीधी होती है, जो सागर तल पर दो स्थानों को मिलाती है। ये है ना समताप रेखाएं। क्लियर है ना? चलो लिखो इसको। चलिए हम लोग देखते हैं, पढ़ाई लिए हैं, चित्र छात्र बना समझा दिए हैं, इसको लिख देते हैं। लिख दिए ताकि आप जिसमें विश्वास करते हैं, दोनों में जो जिसमें विश्वास करता होगा, चित्र में या लिखने में, दोनों की स्थिति है। समताप रेखा का रूप क्या होता है? स्वरूप। तुम्हारा रूप क्या है? बाल से बाल है, ठीक है।
जब तुम्हारा बाल ऐसे है तो हो गया विशेषताएं, बाल ऐसे है तो हो गया क्या, उसकी विशेषताएं। बाल है किसी चीज को रूप, प्रकृति या विशेषताएं एग्जाम में मेंस में लिखने में अगर समझना होगा तो बाल है उसकी रूप को बताता है। बाल है, नाक है, अगर कोई एक आंख नहीं होता है तो दीवार काटे हो ना तो उसका रूप है। लेकिन विशेषताएं, बाल ऐसे झरल है, बाल घुंघरेला है, तो क्या हुआ, विशेषताएं। पकड़ना है, इसको समझना है। समताप रेखा का स्वरूप, यह काल्पनिक रेखा है, यह सागर तल पर समान ताप वाले स्थानों पर क्या करता है, बता दिए थे। यह स्थल का वास्तविक तापमान को, तब किसका तापमान को, वास्तविक तापमान को बताता है। जल, जलीय भाग यानी सागर भाग, जलीय मतलब सागर भाग, यह स्थल का वास्तविक तापमान को नहीं बताता बल्कि जलीय भाग का वास्तविक तापमान को बताता है। कौन सा रेखा, सब कहाँ खोए हुए हो, समताप रेखा मत होना। समताप रेखाएं की विशेषताएं, यह विशेषताएं क्या, यह पूरब से पश्चिम खींची जाती है, विशेषताएं हो गया। पश्चिम से पूरब भी खींचा जा सकता है, लेकिन यह खींचा किधर से जा रहा है, पूरब से। ये विशेषताएं हुआ, जैसे तुम्हारा बाल यहाँ से झड़ा हुआ, ये क्या है, तुम्हारी विशेषताएं। कोई हमेशा यहाँ से, महिलाएं हमेशा बाल बीच में झाड़ती है, तो वो विशेषताएं नहीं है, वो उसका स्वरूप है। और जब इधर से झाड़ा तो क्या हो गया, विशेषताएं। पकड़ने आया नहीं, पुरुष हमेशा बाल किनारे झाड़ता है, अगर कोई पुरुष बीच में बाल झाड़े तो समझना पुरुष की विशेषताएं है। मैथ में पकड़ने का, किसी चीज को लिखने का, कैसे लिख दोगे, या पूछेगा किसी चीजों को विशेषताएं बताएं या स्वरूप को लिखें, तो तुम लिख देना, पकड़ लेना। स्वरूप का मतलब होता है उसके वास्तविक स्थिति को, विशेषताएं का मतलब वास्तविक में वो विशेष कर रखा है, चाहे वह विशेष गुण के रूप में हो, चाहे वह विशेष अवगुण के रूप में हो। दोनों, जब गुण प्लस अवगुण दोनों सम्मिश्रण हो जाता है और विशेष हो जाता है, तो वह किसी चीज की विशेषताएं को प्रकट करता है। क्लियर हुआ? जी, एग्जाम्पल से समझाए, समझ गया वो विशेषताएं का मतलब क्या होता है, स्वरूप का मतलब क्या होता है। चलो, तो समताप रेखा की विशेषताएं या पूरब से पश्चिम खींची जाती है, या अक्षांश के क्या होता है, समानांतर होता है, ना कि देशांतर के समानांतर। यह अक्षांश रेखा का क्या होता है, समानांतर होता है। यह रेखा सीधी होती है। जल एवं स्थल का तापमान भिन्न होता है, जल और स्थल का तापमान हमेशा क्या होगा, भिन्न होगा। आप ये जानो कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दोनों में तापमान कुछ ही होगा, लेकिन पूछेगा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तुलना में तापमान सबसे अधिक होगा, तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तरी भाग में स्थल भाग अधिक है, तो विषमताएं तापमान का अधिक है। दक्षिणी भाग में स्थल भाग कम है, यानी जल भाग अधिक है, इसलिए तापमान की विषमता कम। किधर, हम अभी दक्षिणी बोल रहे हैं ना, ठीक है, तो वो याद रखना। नहीं कि हम उत्तरी अक्षांश दिखाते तो तुम समझना सबको उत्तरी अक्षांश दिखा, दक्षिणी में दिखा, तो तुमको अधिक करना है। उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा की स्थिति में और दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा। जब मकर रेखा कहाँ आ जाएगा, ये विषुवत वृत्त पे लंबवत हो जाएगा, तो दक्षिणी भाग में स्थिति उत्पन्न होगी। और जब कर्क रेखा कहाँ पे उत्तरायण होगा, भूल गया सर, सब भूल गया। चलो, जल एवं स्थल का तापमान भिन्न होता है, फलता, पहले समझो, जल एवं स्थल का तापमान भिन्न होता है, फलता। तटव, तटव का मतलब क्या होता है, तट किसको कहते हैं, जैसे महासागर और महाद्वीप का मिलन हो, जहाँ महासागर और महाद्वीप, महासागर मतलब जल और तट, जल और तट मिल गया, उसको क्या कहते हैं, तट। जैसे ये भारत है, ये स्थल भाग है, ये क्या है, ये दोनों मिल गया, यहाँ क्या कहलाएगा, ये क्या है, तट है।
तो महासागर व महाद्वीपों का मिलन स्थल को तट कहते हैं। जल एवं स्थल का तापमान भिन्न होता है, फलता तटों पर समताप रेखाएं क्या हो जाते हैं हमेशा? समताप रेखाएं कहाँ मुड़ेगा? एकाएक तट पे, यानी तट में रहेगा ऑप्शन में, तो महासागर और स्थल का मिलन भाग यहीं पे, यहाँ पे समताप रेखाएं हमेशा, समताप रेखाएं जो है एकाएक मुड़ जाता है, एकाएक। अगर मान लीजिए इधर है तो हो सकता है इधर घूम गया, इधर घूम गया, तो हमेशा स्थल भाग तरफ नहीं घूमेगा, किधर घूमेगा? जल भाग, वो जल के तापमान को बताता है, एकाएक मुड़ जाता है। चलिए, समताप रेखा का गोलार्ध स्थिति, दक्षिणी गोलार्ध जल की अधिकता, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? जल की अधिकता। तो जल का अधिक होगा तो तापमान विषम होगा कि सम होगा? तापमान में विषमता कम, ऐसा नहीं कि तापमान सम हो जाएगा। तापमान सम शब्द अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये मत मार देना, खोल दो। जल की दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता अगर होगा तो तापमान की विषमता कम होगा। ऐसा नहीं कि सोचेगा कि इधर तापमान विषम अधिक है तो इधर सम हो जाएगा, अपना दिमाग नहीं लगाना। इसकी तुलना में हमेशा तुलना, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध का प्रश्न हमेशा तुलना में बनता है। तो समताप रेखा का गोलार्ध स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है तो ताप की विषमता क्या होगा? कम होगा। किसकी तुलना में? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में। तो समताप रेखाएं यहाँ पे, समताप रेखाएं में मोड़ क्या है? कम पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जल कम तो तापमान की विषमता क्या होगा? किसकी तुलना में? दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पे समताप रेखाएं पास तथा अधिक मुड़ी होती है, एकदम सटा होता है। तो पूछेगा समताप रेखाएं सटा कहाँ होता है? एकदम पास उत्तरी गोलार्ध में। और अधिक मुड़ा कहाँ होता है? ये बोला से इतना बत रहे हैं, उसके बाद दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में अधिक मुड़ा होता है, यहाँ पे कम। यहाँ लिख दिया कम, यहाँ क्या लिखे? अधिक मुड़ी होती है। स्थलीय उच्चावाच की विषमता को प्रकट, जब समताप रेखाएं अधिक मुड़ता है और सटा होता है तो क्या स्थिति उत्पन्न होता है? स्थलीय उच्चावाच की विषमता। स्थलीय उच्चावाच की विषमता का संबंध समताप रेखा का पास होना या समताप रेखा का अधिक मुड़ जाना। ऑप्शन में पूछेगा स्थलीय उच्चावाच की विषमता को प्रकट करता है। ए, समताप रेखा का अधिक मुड़ा होना, बी, समताप रेखा का कम मुड़ा होना, सी, जलीय भाग में दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता, डी, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता। तो क्या मारिएगा? समताप रेखा के, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा समताप रेखा का अधिक मुड़ा होना, दूसरा हो सकता है कि समताप रेखा का पास होना। ये दोनों आंसर होगा। ठीक है, चलो लिखो। समताप रेखाएं में आते हैं आगे। सातवां समझो, पहले समझ लो। सातवां कहता है कि सागर का तापमान का वार्षिक परिसर, सागर महासागर इसको बोलते हैं। सागर का आकार यानी क्षेत्रफल जितना बड़ा होता है, वार्षिक तापांतरण उतना क्या होगा? क्या होगा? घटेगा। सागर का आकार या क्षेत्रफल जितना बड़ा होता है, वार्षिक तापांतरण उतना कहाँ? सागर का आकार या क्षेत्रफल जितना छोटा होता है, वार्षिक तापांतरण उतना क्या होगा? तो सबसे अधिक वार्षिक तापांतरण किसका होगा? सबसे अधिक वार्षिक तापांतरण ये ना, और सबसे कम, देखो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आकार में कौन सा महासागर है? इससे छोटा, उससे छोटा, उससे उत्तरी महासागर। आर्कटिक महासागर को उत्तरी महासागर भी कहते हैं क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव में है, और अंटार्कटिका महासागर को दक्षिणी महासागर कहते हैं क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव के निकट है। क्लियर हो गया ना? तो सबसे बड़ा ये, तो तापांतर इसका क्या होगा?
क्योंकि लिख दिए हैं वार्षिक तापांतर सागर का आकार क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा वार्षिक तापांतर उतना घटेगा, ये कम होगा। और सबसे अधिक किसका होगा? अंटार्कटिका, क्योंकि सबसे छोटा महासागर है आकार में क्षेत्रफल में। क्लियर है? अब ये पूछा है यूपीएससी, अब नहीं पढ़ता तो बनता, परिभाषा अगर नहीं पढ़ता तो फिर रख देता पीपीएसएन में सबसे बड़ा, वहां तो 2 को दे दिया, अब वो ऑप्शन में ये नहीं दे, ये नहीं दे, अभी दूसरा घुसा दे, कुछ भी पूछ सकता है। अब क्लियर है ना? तो कॉन्सेप्ट ये पता चल गया तो तुम अपने निकाल लोगे। आगे, गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर, दक्षिणी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर क्या होता है? क्यों कम होता है? दक्षिणी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर कम क्यों है? क्योंकि जो महासागर है उसमें प्रशांत, अटलांटिक और हिंद 1, 2, 3 ये तीनों तो उत्तरीय ध्रुव में है, पता है कि नहीं? और हिंद महासागर जो है थोड़ा सा दक्षिणी ये ध्रुव में भी है, मतलब 25% भाग दक्षिणी ध्रुव में, 75% भाग उत्तरी में है। इसी कारण से अब क्लियर हुआ कि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर कम क्यों है? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर जो है हमारा मुख्य रूप से अंटार्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है। क्लियर है ना? क्लियर है तुमको सतीश? क्लियर है? हाँ, क्लियर होना चाहिए। आगे, उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में केवल महासागर है, देखो प्रशांत है और क्या है सबसे ऊपर में है तुमको आर्कटिक, उसके बाद प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक है, काम समझाओ, अटलांटिक है, उसके बाद प्रशांत है, उसके बाद 3 गो है मुख्य रूप से। और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर कौन कौन है? दक्षिण में अंटार्कटिका और हिंद महासागर। क्लियर हो गया? तो स्वाभाविक है कि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर कम होगा ना, समझ में आया? और उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक, क्योंकि वह 3 महासागर यहाँ पे। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? राजकेश सर जी क्लियर हो गया ना? चलिए लिखिए, समताप रेखाएं, तो आगे हम देखते हैं समताप और समदाब 2 रेखाएं होता है, समदाब हम पढ़ेंगे आगे। समदाब देखो, समताप तापमान को हमेशा बताएगा, समताप रेखाएं हमेशा तापमान को बताएगा और समदाब रेखाएं दाब को बताएगा। ठीक है? समताप का उल्टा कर दोगे तो समदाब हो जाएगा। ठीक है? जैसे अब चलो, जैसे गोलार्ध में अगर हम देखें तो यह ध्रुव विश्व से ध्रुव की ओर तापमान क्या है, बढ़ेगा कि घटेगा? अगर हम यहाँ से आएंगे केंद्र से विश्व से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान हमेशा घटेगा, घटता है ना? और दाब में 2 प्रकार का होता है, एक ध्रुव से ये केंद्र से ध्रुव की ओर जाइएगा तो ध्रुव पे केंद्र पे उच्च दाब बनेगा, वहां पे निम्न दाब, और फिर एक स्थिति में आता वहां निम्न बनता है, यहाँ उच्च बनता है। जब यहाँ उच्च बनेगा कहाँ पे? केंद्र पे, और ध्रुव पे निम्न बनेगा तो प्रति चक्रवात। जब वहां पे उच्च बनेगा ध्रुव पे या केंद्र पे निम्न बनेगा तो चक्रवात। ये अंतर है समदाब और समताप रेखाएं। समदाब और समताप रेखाएं में समताप रेखाएं हमेशा ताप को बताएगा और समदाब रेखाएं हमेशा दाब को बताएगा। ठीक है? तो दाब पढ़ोगे तो दोनों तुलना अपने कर लोगे। चलो आगे आते हैं। समताप रेखाएं की ताप प्रवणता अर्थ क्या होता है? ताप प्रवणता का अर्थ क्या है? तापमान बदलने की दर, तापमान का बदलने की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। तापमान बदल रहा है, कितना डिग्री, तो उसको तापमान के बदलने की दर को क्या कहेंगे? ताप प्रवणता कहेंगे। ताप प्रवणता कैसे ज्ञात होता है? समताप रेखाएं के बीच की दूरी से।
एक समताप रेखा और एक समताप रेखाएं के बीच की जो दूरी है उसी से हम ताप की प्रवणता को ज्ञात करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला समताप रेखाएं जब एक दूसरे के निकट होगा, समताप रेखाएं जब एक दूसरे के निकट होगा तो क्या होगा, ताप प्रवणता क्या होगा, अधिक होगा, नहीं होगा। और जब तुम दोनों दूर हो तो क्या होगा, समानता, फीमेल फीमेल समानता हो गया है। तो समानता जब दूर होगा तो क्या होगा, ताप प्रवणता क्या हो जाएगा, कम होगा, स्वाभाविक है कम होगा। चलो तो समताप रेखाएं जब एक दूसरे का निकट होगा तो ताप प्रवणता, जब समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होगा तो ताप प्रवणता कम होगा। ये हुआ समताप रेखा की ताप प्रवणता। अब कटिबंध में समताप रेखाएं, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण, शीतोष्ण पढ़ते हो ना, तो जो कटिबंध है ध्रुवीय तक जाते हैं। तो कटिबंध में समताप रेखा की क्या स्थिति है, तो उष्ण कटिबंध और ध्रुवीय दोनों को जानना। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में तापमान क्या होगा, अधिक होगा, और ध्रुवीय प्रदेश में तापमान कम होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब है कि उष्ण कटिबंध से ध्रुवीय की ओर जाएंगे तो तापमान कमेगा कि बढ़ेगा, कमेगा, नहीं कमेगा। उष्ण के बाद क्या है, उपोष्ण, उपोष्ण के बाद शीतोष्ण, शीतोष्ण के बाद ध्रुवीय। फाइनली तो हमेशा नीचे से ध्रुव से, ये उष्ण से ध्रुव की ओर जाएंगे तो तापमान में गिरावट आते जाता है। ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में तापमान क्या होगा, अधिक होगा, तो अधिक मूल वाले समताप रेखा पाया जाएगा। उष्ण कटिबंधीय में कैसा समताप रेखाएं पाया जाता है, अधिक मूल वाला समताप रेखाएं पाई जाती है। ध्रुवीय प्रदेश में तापमान कम होता है, इसलिए यहाँ पे समताप रेखाएं कैसा पाया जाता है, कम मूल वाला, कम मूल वाला समताप रेखाएं पाया जाता है। पूछेगा कम मूल वाला समताप रेखाएं पाया जाता है कहाँ पे, ध्रुवीय में। ऋतुओं में समताप रेखाएं, अगर पूछेगा कि कम मूल वाले समताप रेखाएं पाया जाता है, कौन सा समझ लो, ए ध्रुव, बी शीतोष्ण, सी उपोष्ण, डी उष्णकटिबंधीय, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। फंसाइए नहीं सबको, सबको फंसा लिया। कम मूल वाले समताप रेखा, प्रश्न समझना है, कम मूल वाले समताप रेखाएं पाई जाती है। राज का प्रमाण चाहिए, आपसे ज्यादा अपेक्षा है। बता बुरी, दूसरा तुम्हारा नंबर है, ई होगा, ई होगा। जब नीचे में एक्सिस उष्णकटिबंधीय में ताप अधिक मूल है, बाकी कम मूल। पूछेगा सबसे कम मूल वाला पाया जाता है, चारों ऑप्शन है, तब मार देना है ध्रुवीय। यहाँ तुलना कर रहे हैं, ई दोनों से तब लिखे हैं कम मूल, लेकिन उस उपोष्ण में शीतोष्ण में भी कम मूल वाला ही समताप रेखा पाया जाता है, क्योंकि वो ठंडा क्षेत्र है ना। अब समझ में आया, क्योंकि बीपीएससी अगर ई ऑप्शन नहीं दिया तब तो मार देना ध्रुवीय, लेकिन अगर ई ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तब तुमको कम मूल, सबसे कम मूल पूछेगा तब कहाँ जाओगे, तब ध्रुवीय में, तब सबको छाप देना। अब क्लियर होगा कौन सा बात। हाँ चलो, ऋतुओं में समताप रेखा, यानी ऋतु में, ऋतु 4 प्रकार का है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु, ये वर्षा ऋतु और शरद ऋतु से संबंधित समताप रेखाएं नहीं है। समताप रेखाएं का संबंध दो ये ऋतु से है, ग्रीष्म और वर्षा और शरद नहीं। दिमाग में बैठा लेना, नहीं तो गए एग्जाम में चल जाओगे। समताप रेखा का संबंध ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु से है। ग्रीष्म ऋतु में समताप रेखाएं चलता है, कने चलता है, किधर, स्थल से सागर की ओर, यानी मटिया से पनिया की ओर, ये ना। हाँ, मुड़ता है किधर, भूमध्य रेखा। अब शीत ऋतु में समताप रेखाएं चलता है किधर, पानी से, स्थल उधर में हुआ। हाँ,
सागर से स्थल की ओर, मुड़ता है इधर ध्रुवों की ओर। शीत ऋतु में समताप रेखाएं ध्रुवों की ओर मुड़ जाता है, गर्मी ऋतु में समताप रेखाएं भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाता है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि गर्मी ऋतु में समताप रेखाएं भूमध्य सागर की ओर मुड़ता है। इसका कारण है कि यह स्थल से सागर की ओर चलता है। शीत ऋतु में समताप रेखाएं ध्रुवों की ओर मुड़ता है। इसका कारण है कि यह सागर से स्थल की ओर मुड़ता है। इस समय क्लियर है ना? चलो लिखो, बहुत समझा दिए। तापमान का प्रादेशिक या कटिबंध वितरण में हम आते हैं। तो तापमान का प्रादेशिक या कटिबंध वितरण, यहाँ तापमान का क्षैतिज वितरण पाया जाता है। प्रादेशिक मतलब जो देश है जितना पूरे विश्व में, कटिबंध मतलब पता ही चल गया उसमें उपोष्ण। तो वह क्षैतिज वहां पर तापमान का वितरण होता है या लंबवत? क्षैतिज। दैनिक तापांतरण, दैनिक तापांतरण किसी स्थान का और किसी एक दिन का, दैनिक तापांतरण का जो अंतर है, तापांतरण का मतलब होता है ताप में अंतर, किसी स्थान का और किसी दिन का। अगर हम कोई स्थान लेते हैं, ठीक है, कोई स्थान लेते हैं और मान लीजिए कि मधुबनी, मधुबनी में कोई दिन लेते हैं सोमवार, सोमवार के दिन में उच्चतम तापमान और उसी दिन सोमवार को निम्नतम तापमान, उच्चतम और निम्नतम तापमान का अंतर को क्या कहेंगे? तापमान परिसर कहा जाता है। क्लियर है ना? तापमान परिसर का मतलब उच्चतम तापमान, कोई किसी स्थान का, कोई स्थान ए ले लिए और दिन, ये स्थान में जो दिन है सोमवार, मंगलवार या कोई तिथि, उस तिथि या उस दिन को अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों जो अंतर पाया जाता है उसको तापमान परिसर कहा जाता है। वार्षिक तापांतर, वर्ष, वार्षिक मतलब वर्ष को बताता है। किसी स्थान का सबसे गर्म महीना, यहाँ पर हो गया दिन, दैनिक मतलब दिन को बताता है, दैनिक मतलब दो से दैनिक, दो से दिन, और वार्षिक तापांतर मतलब वर्ष के आधार पर निकलता है, दैनिक तापांतर मतलब दिन के आधार पर निकलता है। क्या है वार्षिक तापांतर? किसी स्थान का एक वर्ष में सबसे गर्म महीना और सबसे ठंडा महीना, एक वर्ष में सबसे गर्म महीना और सबसे ठंडा महीना जो अंतर है ताप का, मध्यमान ताप का जो अंतर है उसको क्या कहते हैं? वार्षिक तापांतरण कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतरण कहाँ पाया जाता है? साइबेरिया में, ध्रुवीय क्षेत्र में। इसमें 6 महीना गर्मी, 6 महीना गर्मी नहीं रहता है, वहाँ ठंडे रहता है, लेकिन उच्च तापमान और निम्न तापमान दोनों में, ठीक है, 6 महीना काफी अंतर होता है। तो विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतरण, तापांतर मतलब ताप का अंतर, शरीर के सबसे गर्म मार देना साइबेरिया, साइबेरिया ठंडा क्षेत्र है, वहाँ वार्षिक तापांतरण अंतर है, बहुत अंतर है। तापीय विसंगतियां किसको कहते हैं? किसी स्थान का, स्थान विशेष का औसत तापमान, किसी स्थान जैसे मधुबनी लिए, मधुबनी का रहिका ले लिए, रहिका किसी स्थान का स्थान विशेष, मधुबनी का स्थान विशेष हुआ ना रहिका का औसत तापमान, और यहाँ पर जो कोई अक्षांश रेखा है उस अक्षांश रेखा में अक्षांश विशेष, एक अक्षांश रेखा पे बहुत है, मान लीजिए कि कोई अक्षांश रेखा लीजिए जिसपे दिल्ली शहर है, पटना है, कोलकाता सब है, जो भी या गुवाहाटी है, और उसमें कोई एक शहर ले लीजिए, कह रहा है कि अक्षांश विशेष का औसत तापमान, अक्षांश में भी अक्षांश विशेष और स्थान में भी स्थान विशेष, दोनों का ताप के अंतर को क्या कहेंगे? ताप विसंगतियां कहा जाता है, ताप विसंगति पाए गए। क्लियर हो गया? चलिए मान लीजिए यहाँ पे ना कतारी बहुत सारी आए थे, बोले सर अभी बिहार है, बोले सर मधुबनी बहुत बारिश हो रहा और यहाँ नहीं बारिश हो रहा, तो लगभग एक ही अक्षांश पे स्थित है और स्थान मान लीजिए बिहार के ही क्षेत्र में है, बहुत नजदीक है दरभंगा, है कि नहीं? तो क्या हो गया? स्थान विशेष को बताता है। तो ये क्या है? ये तापीय विसंगतियां यानी वर्षा विसंगतियां को
वो बता रहा। चलिए लिखिए, चलिए तापमान का कटिबंध वितरण देखते हैं। मैंने समझ लो तो बनाते रहना। ये ग्लोब है, ग्लोब में 0 डिग्री है, विषुवत वृत्त रेखा कहते हैं। 0 डिग्री को विषुवत वृत्त रेखा कहते हैं। अब 0 डिग्री से 5 उत्तर लीजिए और दक्षिण लीजिए। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर लीजिए चाहे दक्षिण लीजिए, उसमें कौन सा रेखा, कौन पट्टी है? और 0 से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण विषुवत रेखीय पट्टी। इसका मतलब है कि भूमध्य रेखीय पट्टी विषुवत रेखीय पट्टी के अंतर्गत है, ना कि विषुवत रेखीय पट्टी भूमध्य रेखीय पट्टी। क्योंकि ये 10 है, 10 के अंदर ना 5 आता है उत्तर, दोनों चीज हमेशा उत्तर दक्षिण लेना है। इसका मतलब है कि विषुवत रेखीय पट्टी और भूमध्य सागरीय पट्टी किस कटिबंध में है? क्योंकि उष्ण कटिबंध कहां से कहां है? 0 से 30 डिग्री को उष्ण कटिबंध कहते हैं, और 0 से 30 डिग्री के उष्ण कटिबंध में ही 27 डिग्री क्या है, कौन रेखा है? और इधर उष्ण कटिबंध में 27 डिग्री पे दक्षिण में कौन सा रेखा है? क्योंकि इधर के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, और इधर के भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी भी है ना। चलो, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थिति होगा वही दक्षिणी में होगा, और वाला नहीं है, सेम है। अब 30 से 45 डिग्री के कटिबंध को क्या कहते हैं? उपोष्ण। 45 से 66 डिग्री के कटिबंध को क्या कहते हैं? शीतोष्ण। 66 से 90 के बीच में 2 भाग है, ध्रुव और टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश शीतोष्ण कटिबंध के ऊपर है और ध्रुव के नीचे। सेम स्थिति हो गया है यहाँ पे। अब देखो, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सर्दी में रात की अवधि कितना दिन, और गर्मी में रात की अवधि क्लियर हो गया। यही बात दक्षिणी गोलार्ध में होगा, जो ऊपर होगा। ध्रुव पर 6 माह का रात होता है, 6 माह का दिन होता है, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो। इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध में भाग है दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव गोलार्ध इधर लिख दिया, ठीक है। 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध, 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर को उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध के सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर जो है यहीं पे है अंटार्कटिका महासागरीय है, और यहाँ पे कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर जो बताए थे, ये है। क्लियर है ना? आप समझो। आप देखो, सूर्य है, सूर्य चमकता है, चमक रहा। ये सूर्य जो है ये सब चमक रहा है, सब चमकना होगा, तीर है चमकना होगा, ठीक है। सूर्य चमकता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, या उष्णकटिबंधीय नहीं रहे तो भूमध्य सागरीय पट्टी या विषुवत पट्टी। भूमध्य सागरीय पट्टी, विषुवत पट्टी या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तीनों एक ही हुआ, क्योंकि उष्णकटिबंधीय प्रदेश में कौन कौन पट्टी है? भूमध्य सागरीय और विषुवत। तो सूर्य चमकता है, यहाँ पर देखो, वर्ष भर उच्च तापमान होता है, वार्षिक तापांतरण क्या होता है? न्यूनतम होता है। अधिक तापांतरण के कारण वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। क्यों? यहाँ पे जो सूर्य है चमकता है, यहाँ पे सीधा क्या है? सीधा, और इसको क्या कर सकते हो तुम? सीधा यानी खड़ा और सीधा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य सागरीय पट्टी में या विषुवत रेखीय पट्टी में सूर्य का किरणें सीधा पड़ता है, खड़ा पड़ता है। इसलिए उष्णकटिबंधीय प्रदेश में या भूमध्य सागरीय पट्टी या विषुवत रेखीय पट्टी में वर्ष भर क्या होता है? उच्च तापमान। क्यों उच्च तापमान रहता है वर्ष भर? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधा चमकता है, खड़ा चमकता है। वार्षिक तापांतरण क्या होता है? न्यूनतम। क्यों न्यूनतम? नहीं है, कितना है?
गर्मी में दिन कितना है और सर्दी में रात कितना है, मात्र 14 दिन का अंतर है ना, तापमान अंतर कम है ना कि नहीं है। ठीक है, अधिक तापांतर के कारण वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, अधिक होगा, अधिक ताप होगा, क्योंकि यहाँ पे सामान्य वर्षा होता है, जल ढेर है, जल ढेर है तो ताप अधिक होगा तो वाष्प नहीं खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो वाष्पोत्सर्जन यहाँ पे अधिक होता है। वायुमंडल में सदैव यहाँ क्या पाया जाता है, नमी पाया जाता है। ताप अधिक होगा, सामान्य वर्षा होगी तो वायुमंडल का दशा जो होगा उसमें नमी पाया जाएगा, नमी याद रखना, नमी बना रहता है। मौसम सदैव यहाँ क्या रहेगा, क्यों, क्योंकि सूर्य खड़ा सीधा है, सामान्य वर्षा यानी अधिक वर्षा होता है, और जनसंख्या भी विश्व का यही सबसे अधिक है, कृषि भी यही सबसे अधिक है, वन भी सबसे अधिक यही है, वन जीव अभ्यारण्य भी है, यानी वर्षा ने कई कमाल कर दिया, ताप और वर्षा ने कई कमाल करता है। यहाँ पे सामान्य वर्षा मतलब खूब मूसलाधार अधिक हो रहा है, वर्ष भर सूर्य 2 बार चमकता है यहाँ पे, एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा पे, कर्क रेखा और मकर रेखा पे। कर्क रेखा पर अगर उच्च होगा तापमान तो यहाँ क्या हो जाएगा, निम्न, और यहाँ पे अगर उच्च होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया है, दोनों में अंतर अपना कर लेना। जब कर्क रेखा पर उच्च तापमान होगा तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, कर्क रेखा पर उच्च तापमान होगा उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर कैसा तापमान होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में उच्च तापमान होगा मकर रेखा पर, तो उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा पर तापमान कैसा होगा, निम्न होगा। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। चलिए आप देखिए, सूर्य की किरणें यहाँ पे खड़ा सीधा, यहाँ पर तिरछी, उपोषण में तिरछी, यहाँ तिरछी अधिक, सबसे तिरछी अधिक कहाँ पाया जाता है, शीतोष्ण में। पूछेगा कि सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी कहाँ चमकती है, शीतोष्ण में, शीतोष्ण में। ठीक है, धरातल के समानांतर सूर्य की किरणें किस क्षेत्र में चमकती है, धरातल के समानांतर सूर्य की किरणें किस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, इस क्षेत्र में सूर्य क्षैतिज नहीं, ना ही धरातल, और सूर्य ताप का अभाव होता है ध्रुव में, याद रखना। अब यहाँ पे आप शीतोष्ण कटिबंध, देखो ये तीर ले गए हैं यहाँ, ये यहाँ पर सूर्य सिर पर नहीं चमकता, तो क्या है यहाँ पे तिरछी अधिक हो जाता है। तापमान यहाँ क्या होता है, शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में क्या पाया जाता है, पूछेगा शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में अधिक अंतर कहाँ पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध में। रात और दिन में सबसे अधिक अंतर कहाँ पाया जाता है, कहाँ कोई होगा, ध्रुव में 6 माह का रात और 6 माह का दिन। रात और दिन में सबसे अधिक अंतर कहाँ पाया जाता है, गर्मी और सर्दी में रात और दिन का अंतर सबसे कम कहाँ पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय में। ठीक है, अब यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय में सर्दियों में तापमान क्या होता है, बहुत कम, अधिक कम, बहुत कम। क्लियर हो गया। तो ये था आपका तापमान का कटिबंध वितरण। अगर आप ये समझ गए होंगे तो क्या है, आपका बन जाएगा, नहीं समझे तो गए काम से। तो आपका दूसरा टॉपिक था सौर विकिरण, ऊष्मा बजट और तापमान। तो ये तापमान का लास्ट था। समान भूगोल में हमने तापमान का ऑल ओवर कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। चाहे आप आईएएस का क्वेश्चन बनाइए, चाहे आप यूपीएससी का क्वेश्चन बनाइए, चाहे आप पीसीएस का क्वेश्चन बनाइए, चाहे दरोगा परोगा जो भी है, चाहे जनरल कंपटीशन, कोई भी क्वेश्चन आपको बनेगा, प्रीवियस सर आप उठाएं, बनेगा, भविष्य में भी बनेगा। लेकिन कब बनेगा, जब इसको आप बार बार रिवीजन करें, नहीं तो फिर इसको चित्र चादर बना के कॉपी में रख के अगरबत्ती घुमाइएगा है सरस्वती मैया जल्दी याद हो जाए और रख दीजिएगा तो याद होने वाला नहीं। रोज एक बार एक नजर देखें, सीधा नजर से देखें या तिरछी नजर से देखें, लेकिन एक बार जरूर देखें उसको कॉपी में। तो आज का क्लास यहीं तक, तापमान समाप्त। अब अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे वायुमंडलीय दाब। आपको अगले क्लास का इंतजार कीजिए, तब तक
के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और आपको अग्रिम भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू।